समय पर याद कीजिएगा, उसी वक्त वाले रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ये बात नहीं। 40 बेड से अब वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है और बात करना है। बिल्डिंग अप्रूवल, अगर आप किराए में हैं तो उसका अप्रूवल जरूरी है। उसके बाद शहरी क्षेत्र में है तो आपको कमर्शियल जो हॉस्पिटल के लिए एक अलग टैक्स देना होता है, वो टैक्स आपको दे करके उसका रसीद कटाना होता है। जैसे कि पुराने हम समझते हैं कि जो कटा रहे हैं उनको चालान कटा रहे हैं। और बिल्डिंग अप्रूवल जो है ये ऑल हॉस्पिटल के लिए है, नॉट मोर देन 40, बिलो सबके लिए। और स्टाफ रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टाफ रजिस्ट्रेशन ऑल डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिकल्स का जो बिहार का जो ये है उसमें उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, स्टाफ का भी। और ये मोटा मोटी आपका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट टाइप है। अब ये सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, ये अभी ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। किसी को कोई परेशान, ऑनलाइन आप पोर्टल खोलेंगे, अपना हॉस्पिटल का सारा चीज डालेंगे, पेमेंट कर देंगे। अब उनकी जिम्मेदारी, आप पेमेंट कर लिए, सर्टिफिकेट 30 दिन के बाद या 6 महीने के बाद आपको मतलब नहीं है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ये एक चीज अमेंडमेंट जो नया हुआ है, ये वाटर भी है जी। अभी जो क्लिनिकल का जो दिया है उसमें ISO नहीं दिया, FSME भी नहीं दिया। इसमें जो दिया है वो आपको मेन चीज़ है वो हम बता रहे हैं। ये आपको फायर है, बायोमेडिकल वेस्ट है, पॉल्यूशन है, वाटर है और डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सब अनिवार्य है। इतना ये सबको कराना है। अपना एक बात के आप लोग जब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए कोई डॉक्टर जाता है आपके क्लिनिक पे, ये मेन चीज बताना था। तो आप कोई डरे नहीं, अगर आप कोई भी चीज काम इसमें कराएंगे, आप उनको बताएं कि हम प्रोसेस में हम करा रहे हैं, मेरा बायोमेडिकल टेस्ट हो गया है, ये हो गया है, ये आपको बताना है। उनसे टाइम लेना है। उनको फर्स्ट बार किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाकर के कोई पनिशमेंट नहीं करना है, उनको टाइम देना है। टाइम देने के बाद उनको कागजात मुहैया कराना है। अगर नहीं कराते हैं तो वो दोबारा छापा मारता है, तो 26 के हिसाब से आपको वो 10,000 तक सिर्फ फाइन कर सकता है। पहले 50,000 था, लेकिन वो 10,000 तक फाइन सिर्फ कर सकता है। वो भी फिर 3 महीना आपको टाइम देगा 10,000 फाइन के साथ। 3 महीना फिर अगर आप उसको कागजात मुहैया नहीं कराते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो 20,000 फाइन करेगा। ये 20,000 फाइन करने के बाद उसके बावजूद भी आप नहीं कराते हैं तो उसके मिजाज पे डिपेंड है कि आपके हॉस्पिटल को सील कर। ये आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में सबको स्पष्ट जानकारी हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो बार बार कहते हैं कि हमारा अधिकार है, तो आयुष डॉक्टर को एलोपैथ मेडिसिन लिखने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर फिलहाल दोबारा में किया है, जो पहले सारी मुख्तार चंद केस में सर मुख्तार, अभी एक नया सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें भी उसने क्लियर कर दिया कि दिल्ली के यूएमएस डॉक्टर पे केस हुआ था। वो डॉक्टर नीमा की कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, वो अपने उनके पास जो कागजात था उसने दिल्ली हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी और वो केस हार गया। उसके बाद नीमा को जानकारी मिली, केस हार गए। जब ये पब्लिश हुआ तो नीमा को जानकारी मिली, तो सेंट्रल नीमा ने उसमें लगभग 70 लाख के आसपास खर्च किया वकील पे, और सुप्रीम कोर्ट से वो केस को जीत लिया और उसने क्लियर कर दिया उस केस को क्वेश्चन करते हुए कि इंटीग्रेटेड डॉक्टर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन लिख सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, वो मेरे पास है फुल, उसकी डिसीजन कॉपी हमने मंगा लिया है। अभी उसको चकिया में जिस डॉक्टर का केस हुआ है उसमें तो अभी बेल की बात हुई, बाकी मैंने दुबे जी को कागज दे दिया है। इस केस को लड़ रहे पप्पू दुबे जी, उन्होंने बताया कि जब यह केस चलेगा तभी तमाम चीज हम आपसे
ब्रीफ करके लेंगे तभी जाके हम इस केस को जीत सकते हैं। कि इसमें कोई पेशेंट मरा नहीं है, दूसरा कि इसमें पेशेंट की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है, तो बहुत आसान है कि इस केस को हम लोग फेल के बाद 2-4 तारीख में ये खत्म हो जाएगा। ये देखिए, आप लोग एक चीज के एलोपैथ मेडिसिन आप लिख सकते हैं, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन हम लोग अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए आपको लिखना है। बहुत इमरजेंसी केस, बड़े बड़े लोग घबरा रहे हैं अभी के दौर पर, तो हम लोग भी उसी हिसाब से घबरा के प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ तक रह गया सर्जरी का, तो बहुत तरह की सर्जरी करनी जो हमारे पास है उसको हम लोग पढ़ लें, उसके हिसाब से रहें। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको दे दिया है कि वो MS आयुष कर सकते हैं, ठीक है। MS आयुष को ये परमिशन दिया है, और यह कोई स्वास्थ्य मंत्रालय से नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट से पास हुआ। जिस बिल के लिए हम लोग दिल्ली तक गए थे और बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में डॉक्टर वहाँ मौजूद थे, जो बिल हम लोगों ने दिया था केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने उसको दे दिया जांच कमेटी को। जांच कमेटी ने जांच करके और एक पास कर दिया कि आप जो है इतने तरह की सर्जरी कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया है, सभी लोग इसको नेट से भी डाउनलोड, ये बजट है भारत सरकार का जो मौजूद है नेट पे। हमारे बहुत सारे साथी, हमारे MS भी यहाँ मौजूद हैं, वो जानते हैं इस बात को। बाकी हम समझते हैं कि बाकी लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, तो हम लोग अधिकार क्षेत्र में रहते हुए हम लोग काम करें, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई केस होता भी है तो हम लोग उस केस में घबराए नहीं, केस में हम लोगों को ड्यूटी हो जानी है। ये पदाधिकारी कुछ लोग जाते हैं तो वो बायस्ड रहते हैं, ये आयुष डॉक्टर होकर सर्जरी कर रहा है, इसको तो अधिकार ही नहीं है। ये तो सुनते सुनते हम लोगों को 30 साल हम लोगों का प्रैक्टिस करते हो गया। चाचा के लोग को 50 साल हो गए, है ना, 50 साल से 55 साल से प्रैक्टिस सर्जरी के कर रहे हैं। आज माशाल्लाह बेटा MS है, और तो जो है MS गायनिक है, दो लड़का जो है MBBS है, और बेटी BDS है। तो ये सब इसी आयुष टेबल से ये तमाम उपलब्धियाँ हुई। जब आयुष डॉक्टर को मॉडर्न मेडिसिन में प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ एक कॉलम बना हुआ है कि नहीं, अगर आप एलोपैथ में अपने रजिस्टर गा रहे हैं तो आपका डॉक्टर से एक MBBS इंचार्ज होगा। अब यहाँ पे क्या भेद है? बहुत सारे सवाल उसके के साथ उपलब्ध कराया था, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इसी संबंध में मैंने कहा कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन उस वक्त तक नहीं कराऊंगा जब आप मुझे इन सवालों का जवाब नहीं दें कि हम MBBS को क्यों रखें। जब हम अप्लाइड हैं, सर्जरी के लिए आप कह रहे हैं, ठीक है, एनेस्थेसिया के लिए आप कह रहे हैं, ये हम पेशेंट लेंगे, उनको बुलाएंगे, लेकिन पेशेंट के देख रेख के लिए हमको फिर एक MBBS की जरूरत हो तो हम क्यों, फिर मुझे एलोपैथ का अधिकार क्यों दिया? दो बातें हो गई। महोदय मौजूद हैं तो मैंने इसको रिमाइंड किया, आप देख सकते हैं। ये 29/9/2023 को मेरा सवाल सिविल सर्जन महोदय ने एक पत्रांक नंबर 5340 पे मोतिहारी सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य सचिव को लिखा। उन्होंने कहा कि आपके सवालों का जवाब, आपके कागजात के जवाब मेरे पास नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। हमने कहा कि जब आप जानते ही नहीं हैं तो फिर आपके चिकित्सक हमारे डॉक्टरों को परेशान क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सब मना कर दे रहा हूँ कि जब तक इसका जवाब नहीं आ जाए तब तक किसी डॉक्टर को परेशान नहीं करें। अब देखिए उन्होंने लिखा है, सैनिक शल्य चिकित्सक, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मोतिहारी, विशेष कार्य पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना, कोई उन्होंने लिखा है मार्गदर्शन देने के संबंध में। प्रसन्न डॉक्टर अब्दुल खबीर, अध्यक्ष नीमा, पूर्वी चंपारण के द्वारा समर्पित आवेदन। उपयुक्त विषयक प्रासंगिक आवेदनों के माध्यम से डॉक्टर अब्दुल खबीर, अध्यक्ष नीमा, पूर्वी चंपारण के द्वारा
BAMS, BUMS चिकित्सकों के एलोपैथिक पद्धति के द्वारा यथा OPD एवं प्रसव शल्य क्रिया करने हेतु नैदानिक स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की मांग की जा रही है। इनके द्वारा अपने आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात संलग्न कर समर्पित किया गया है। सचिव सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन नई दिल्ली के पत्रांक संख्या F नंबर 28/5/2004 AY दिनांक 19/5/2024। मैंने ये कागज दिया उनको, एक नंबर जो कागज मैंने दिया हो गया। दूसरा, रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के पत्रांक संख्या 85/96 AY दिनांक 30/10/1996। जैसे जैसे कागजात जरूरत थे वो भी मैंने दिए। तीसरा, बिहार गजट संख्या 27 पटना दिनांक 20 जुलाई 1977। निदेशक देशी चिकित्सा के पत्रांक 1156 दिनांक 2/12/2005। निबंधन एवं सचिव भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के पत्रांक 896 आयुष MS दिनांक 30/10/1996। ये सब साथ उनको जो दिया है इसकी ब्यौरा। सिविल सर्जन पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पत्रांक 2384 दिनांक 19/9/2007। सरकार से के संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक 465 दिनांक 20/7/1983। बिहार गजट जुलाई 1977। आयुर्वेद कॉलेज और हॉस्पिटल दरभंगा की विवरणी जो आया था, क्या क्या उसमें मैंने दिया था उनको। उप सचिव सह निदेशक देशी चिकित्सा बिहार पटना के पत्रांक 723 दिनांक 22/7/1997। एडवाइजर AY मिनिस्ट्री ऑफ भारत सरकार का ऑफिस मेमोरेंडम संख्या RD आयुष संख्या दिया हुआ है 2011। ये 30/3/2017 को निर्गत हुआ था। भारत का राजपत्र संख्या CGTF 22/3208 20/11/2020 को ये मैंने उनको लगाया था। कहता है इनके द्वारा समर्पित अभिलेखों के आलोक में छायापत्ति संलग्न के आलोक में BAMS BUMS चिकित्सकों को एलोपैथिक पद्धति के द्वारा चिकित्सा नैदानिक स्थापना को पंजीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं, इस संबंध में मार्गदर्शन देने की कृपा प्रदान की जाए। समझ गया? टोटल डिमांड मैंने किया सिविल सर्जन से। उसके बाद इसको हम कंटिन्यू उनके संपर्क में रहे, लेकिन नहीं आया। फिर 24 में इन्होंने सेम वो मेरे पास भेजे हुए इसी को फिर नया पत्रांक बना करके फिर उन्होंने सोसाइटी हेल्थ सोसाइटी में क्या नाम है हेल्थ सोसाइटी को भेजा पटना से। अपर विशेष कार्याधिकारी स्वास्थ्य विभाग पटना। उस पीरियड में डॉक्टर समीम अहमद साहब लॉ मिनिस्टर थे। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, ये कागजात मैंने उनको किया कि आप इस पत्रांक पर जरा स्वास्थ्य सचिव से आप टॉक करो। समीम साहब ने इस पे टॉक किया उनसे, तो स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि ये जितना पॉइंट दिया गया है इससे हमको जवाब देने में 1.5 साल लग जाएगा, 6 महीने हम चले जाएंगे, तो हम जवाब कैसे दे दें? हम ये कैसे लिख के दे दें कि आयुष चिकित्सक को आप एलोपैथ लिखने का अधिकार है या लिखने का अधिकार है? उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो ये बात प्रेस के माध्यम से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि उनको ये कॉपी मैं उनको सपोर्ट कर दूंगा। इस बात को लिखे कि 23 से हमारी डिमांड है। सिविल सर्जन को मैंने लेटर दिया है, सिविल सर्जन ने 2 बार स्वास्थ्य सचिव को भेजा है, उससे कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे स्थिति में हमारे चिकित्सक इस नैदानिक व्यवस्था में किस तरह रजिस्ट्रेशन कराएं, ये अभी भी एक मसला बना हुआ है। लेकिन हम लोग हार मान थोड़ी लेंगे, फिर ऐसी कुछ परिस्थिति आती है हम लोग मिलेंगे, फिर पुरानी कागजात जमा करेंगे, फिर उनसे मार्गदर्शन नए सिविल सर्जन से मांगेंगे कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम एलोपैथिक डॉक्टर्स को MBBS को अपने हॉस्पिटल में क्यों लें? जब हमको अधिकार है दोनों का, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार सरकार ने भी दिया, केंद्र सरकार ने भी दिया है, तो फिर हम एक MBBS को क्यों ले अपने क्लिनिक में?
सर्जरी करना है तो हम आयुष एमएस को या एलोपैथ एमएस को ले सकते हैं, एनेस्थेसिया जो भी है उसको हायर कर सकते हैं। देखिए फिर हम एक एमबीबीएस को, जब एमबीबीएस की लेना है तो मेरी जरूरतें कहाँ है वहाँ? जब एमबीबीएस को ही लेना है तो हमारी जरूरत कहाँ है वहाँ? हम कहाँ खड़े हैं वहाँ? ये बात अर्जेंट सिविल सर्जन से नहीं हो, फिर हम लोग एक बार एक टीम गठित कर हम लोग मिले। पुरानी बातें हैं, उस वक्त हम लड़ाई लड़ी। सब लोग को सलाम आदाब। सवाल मेरा अध्यक्ष जी से है कि चूंकि आयुष डॉक्टर को अक्सर मीडिया में या प्रशासन के द्वारा जो कम किया जाता है और झोला छाप की उसको संज्ञा दी जाती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारे सुदूर गांव में डॉक्टर बैठते हैं वो लोग अपना बीएमएस या बीयूएमएस का बोर्ड लगा कर बैठते हैं, जो लोग डॉक्टर भी नहीं। अभी विगत कुछ दिनों में हमारे छौड़ा दानों के कुछ लोग होंगे, वहाँ एक वैद्य का प्रचलन है कि हर एक गांव में एक वैद्य का डिग्री लेकर के और बड़े पैमाने पर वहाँ आयुर्वेद की दवा जो है अपने बेची जा रही है। और कुछ हमारे यूट्यूबर भी उस काम में अपना शामिल हैं, जो अपने घर में वैद्य को बैठाते हैं और बहुत गंभीर रोगों का भी अपना जो है अपना इलाज करते हैं। वजह यही है कि प्रशासन के द्वारा या आम जनता के द्वारा हम लोगों को, यानी आयुष के डॉक्टर को, जो लोग आयुष में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उसको भी झोला छाप और उन्हीं लोगों के साथ ला करके मैंने खड़ा कर दिया जाता है। इससे पहले भी मैं जब ये था सेक्रेटरी था तो चकिया में एक जो है मैं नया लड़का जिसको ये भी नहीं मालूम थी कि पीएमएस का फुल फॉर्म होता क्या है, वो भी 25 से 50 पेशेंट अपना देखता था। मैंने उसको फोन किया तो वो अपने क्लिनिक वगैरह वहां से मैंने बंद कर दिया। छौड़ा दानों के कुछ लोग होंगे अभी यहाँ पर, वो लोग इस बात की शहादत देंगे कि वो उस क्षेत्र में कम से कम 10 ऐसे वैद्य हैं जो 500 प्लस पेशेंट एक दिन में देखते हैं। महीने में 2 बार वो लोग अपना बैठते हैं, लेकिन हम लोगों की संस्था की ओर से भी कभी न उनको कुछ कहा गया है और न उसके साथ कोई जो है अपना मैकेलेटर दिया है। ये वजह रही है कि जब भी लोग हम लोग को देखते हैं, चाहे हमारे छौड़ा दानों में हमारे एक जो है अपना साथी बता रहे थे कि थाना प्रभारी के भी जो बात करने का अपना एक लैंग्वेज था, वो भी एक डॉक्टर के साथ बात करने का कहीं से ऐसा लैंग्वेज जो है नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी मेरी समझ से हमारे मैनीमा के लोगों को एक्शन जो है अपना लेना चाहिए। सिर्फ इसलिए हम लोग अपनी पीठ नहीं अपना बताए कि मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, सर्जन हो गई, तो फिर धीरे धीरे मुझको जहाँ तक जो है अपना लगता है कि हम लोग आयुष पद्धति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर कोई प्रशासन आता है तो आपको भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप आयुष डॉक्टर हैं तो आप जाकर के उसका जो है अपना सामना करें। चकिया में जो घटना हुआ, उसका भाई भी यहाँ पर अपना माइक बैठा हुआ है, वो भी लड़का जाकर के सामना किया। उसका नतीजा ये हुआ कि उसको अपना उठा करके जेल में अपना भेज दिया। तो ये भी एक बड़ा अपना ये है कि इस पर भी मैनीमा के लोगों को एकजुट होना चाहिए और जो है आयुष की पद्धति पर भी, और जो हमारे नाम पर मान फर्जी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके ऊपर भी मैनीमा को नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट दिल्ली में एक आयुष डॉक्टर ने, आप चुप रहिए, आप सवाल करते हैं, आप ही हल्ला कर रहे हैं, सुनिए तो कम से कम। मीटिंग बार बार नहीं होती, जो बात की जा रही है अगर आप सुन नहीं सकते तो खामोश रहिए। लीव ग्रांटेड, यानी फाइनल जो इसका इनका जो टिप्पणी है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का। इन द मीन वाइल नो कॉर्सिव एक्शन, जब कोई भी आप अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं, सेल्फ टेकन अगेंस्ट पर्सन्स हु आर प्रैक्टिसिंग द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन परसुएंट टू डिग्री, यानी जो हकदार है डिग्री के, डिप्लोमा that have been obtained from universities which are recognized for teaching the same, यानी जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है से जो सही बीएमएस डॉक्टर है,
जो रजिस्ट्रार डॉक्टर हैं वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन पे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। और यह लड़ाई नीमा नहीं लड़ा है। जो पहले डॉक्टर पे केस था उनके पास वो पावर नहीं था कि वो लड़ सके, तो हाई कोर्ट में केस हार गया। इस केस को नीमा ने लड़ा और अंजाम तक पहुंचाया है। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यह परमिशन दे दिया कि आप एलोपैथ मेडिसिन आप रिकॉग्नाइज्ड हैं, आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, तो आपको ऑथोराइज हैं आप एलोपैथ मेडिसिन लिखने के लिए। तो ये कागजात आपके पास है, इसलिए आप लोग बड़े नहीं। ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग उसको पेश करेंगे, प्राधिकारी को भी देंगे, जो सिविल सर्जन है डीएम है, उनसे हम लोग बात करेंगे। आपको मैं बता दूं कि लगभग डीएम को, सिविल सर्जन को आपके अधिकार के बारे में जानकारी नहीं रहती। वो सिर्फ उनको ये बताया जाता है कि ये यूनानी को यूनानी लिखना है, आयुर्वेद को आयुर्वेद, होम्योपैथ होम्योपैथ, बाकी एलोपैथ मेरा अधिकार है, वो हमको लिखना है। ये लोग क्यों लिखते हैं? तो मानते हैं कि आप लोग इंक्रोचमेंट में हैं और वो लड़ाई बार बार आपको लड़नी पड़ती है। लगभग सबके समझ में आ गया है